चलिए, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है क्वांटम हीलिंग कोड के डे 14 में। देखते देखते 14th डे में आ गए हैं और क्वांटम हीलिंग कोड में हम एनएलपी और रेकी का एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम सीखते जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो एनएलपी की, जो हमारे अ, बिल्कुल लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं और जिनको साथ लेकर के हम चले, जिनके मदद से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे हमारे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट वाले टॉपिक के अंदर बिलीफ के ऊपर। उसमें एक पार्ट है बिलीफ का, हमारा कैसे विश्वास है, उन्हीं के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें अपनी लाइफ में कुछ बेटर डिसीजन करने हैं तो अपने विश्वास जो बना रखे हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे वैल्यूज पर, कि वैल्यू क्या है, वैल्यू होती क्या है, वैल्यू के बारे में समझेंगे। अभी मैं पीपीटी के साथ साथ आपको सारी बातें और भी अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे, कोई बात छूटे नहीं। तो अभी हमने बस यही बात कर रहे थे हम कि पहली पहली स्लाइड से चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू सिस्टम इन न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एंड एनएलपी पर्सपेक्टिव। एनएलपी के संदर्भ में वैल्यू का हमारे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सीखेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या क्या रहेगा, ये सारी चीजें एक एक करके हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, इनका डेफिनेशन, इनका मीनिंग, क्या मीनिंग है इनका, और कैसे ये हमारी लाइफ में हमें प्रभावित कर रही होती हैं। मैं अभी बता रही थी कि जब यदि हम अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई फैसले लेते हैं ना, मान लो हमारी वैल्यू सच्चाई है, ईमानदारी है, सेवा है, प्रेम भावना है, तो यदि उनके आधार पे तो फैसले हो गए तो फिर तो हम बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं कि चलो हमने अपनी जो वैल्यूज हैं उनको बरकरार रखा है। और बाई चांस यदि फैसले उनके आधार पे नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या रहता है, मानसिक एक प्रकार से द्वंद्व रहता है हमारे अंदर, असंतोष की भावना रहती है, हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं, ये तो मैं अपनी वैल्यूज के साथ समझौता कर लिया और मैंने जो है फैसला ऐसा ले लिया। तो ये बात, दूसरी बात ये होती है कि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, इसके अंदर जो छह हमारे जो लेवल है ना, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज, बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी, तो ये कैसे संतुलन में आते हैं। एनएलपी एनएलपी ये मानता है कि जब हमारे बाहरी और आंतरिक स्तर में एक रूपता हो जाती है तब सच्चा परिवर्तन होता है। छह चीजें जब एक लाइन में, एक लय में, अलाइन में आ जाती है तब जाकर के हमारा गोल भी अचीव होता है और सच्चा परिवर्तन भी संभव होता है। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, वो जानेंगे। कैसे हम हमारी वैल्यूज को हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते करते जानेंगे कि हमारी पर्सनल वैल्यू है कौन सी। कई बार हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू है, जब कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए हमको ये होता है पैसा प्रायोरिटी में है मेरे, तो पैसा कमाने के लिए ही मैं लगी हुई हूँ, पैसा मेरे लिए टॉप मोस्ट वैल्यू पे है। फिर हम कंपैरिजन करेंगे फैमिली और पैसे में, तो फिर फैमिली वैल्यू पहले नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरह से कंपैरिजन करते करते हम अपने आप से ही पूछते पूछते इस चीज को करते हैं। फिर वैल्यू, अच्छा वैल्यू हायरार्की है, पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, ये इस तरह से भी हम हायरार्की बनाएंगे अपनी। तो फिर उससे हमारे जो निर्णय हैं वो उसी आधार पे होते हैं, पहले नंबर पे क्या चीज है उसको टॉप में रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बात पे आएंगे। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे कि वैल्यू चेंज एक्सरसाइज, शिफ्ट कैसे कर सकते हैं वैल्यू हायरार्की को, गोल के अकॉर्डिंग हमें शिफ्ट भी करनी पड़ती है। अब यदि आप मान लो सुरक्षा को पहले रखते हैं, साहस को बाद में रखते हैं, तो आप जोखिम नहीं लेंगे। मैम म्यूट ऑल कर दीजिए, बीच में डिस्टरबेंस आ रही। हाँ, है डिस्टरबेंस, कैसे आ रही है ये, म्यूट म्यूट ऑल कर दीजिए मैम। ऑल कर देते हैं, बस अभी कर देते हैं। हाँ, बीच में कुछ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आवाज आती है ना। चलो, मान लीजिए दो वैल्यू हैं, एक तो है सुरक्षा, एक है साहस। उन दोनों में से मान लो सुरक्षा हम पहले नंबर पे ले लेते हैं, तो फिर हम रिस्क नहीं लेंगे कोई भी, साहस नहीं दिखाएंगे, सुरक्षा के भाव में पहले आ जाएंगे, ज्यादा
वो दिखाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यदि आप साहस को ले आते हैं तो आप नए नए अवसर खोजने की कोशिश करते हैं, फिर आप हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है कि कौन सी वैल्यू हमारी टॉप पे है, और आप देखेंगे कि उसी के अनुसार आप निर्णय लेते हैं अपने लाइफ का। फिर उनको एनालाइज करना कैसे होता है, कैसे एनालिसिस करेंगे दूसरे के साथ। फिर हम देखेंगे कि हमारे इसका वैल्यूज का हमारी गोल सेटिंग पे क्या असर पड़ता है, हमारी अचीवमेंट पे क्या असर पड़ता है, और प्रैक्टिकल स्टेप्स ये वैल्यूज को अलाइन करने का गोल्स के साथ प्रैक्टिकल स्टेप भी उठाएंगे। टॉप की वैल्यूज को छांटेंगे, फिर उसको हमारे गोल के साथ अलाइन करके देखेंगे क्या हमारे गोल में इनकी जरूरत है, अलाइन हो रहे हैं क्या, हमने गोल उस हिसाब से तय किया है क्या, वो सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ पूछ के हम इन चीजों को करते हैं, भाई मैं किन मूल्यों के हिसाब से अपना जीवन जी रही हूँ, क्या ये मेरा जो लक्ष्य है क्या मेरे मूल्य के अनुरूप है, मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग है क्या, मेरी वैल्यू हिरारकी क्या है, सीरियल वाइज मेरे अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, और किन वैल्यूज को बदलने की जरूरत है, ये सब बातें देखेंगे। अच्छा, अभी एक पहले शुरुआत में ये एक्टिविटी कर लेते हैं, चलो। वैल्यू ऑडिट चार्ट है ये हमारे सामने। हमने 5 एरियाज लिए अभी अभी। 5 एरियाज में हम वैल्यू को कैसे चुनेंगे, वो एक छोटा सा तरीका है। टाइम, फोकस, मनी एंड स्पेस। अपने टॉप प्रायोरिटी वाली वैल्यू को समझने का तरीका है ये। टाइम, फोकस, मनी और स्पेस। अब मान लीजिए कोई कहे भाई मैं तो हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देती हूँ, फिर आप 4 क्राइटेरिया पे इसको जज करोगे, इसका ऑडिट करोगे कैसे। क्या आप हेल्थ को टाइम दे रहे हो, दूसरी बात क्या उस पर आपका फोकस है, कुछ भी हो जाए आपका फोकस वहीं रहना चाहिए, मान लो ऐसा है क्या। मनी, क्या हेल्थ को ठीक रखने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। स्पेस, क्या हेल्थ को ठीक रखने वाली चीजें अपने स्पेस में रखते हो, आपके आसपास में न्यूट्रिशन या हेल्थ के लिए कोई एक्सरसाइज टूल्स है, या फिर हेल्थ के बारे में कुछ बुक्स आपके पास हो जानकारी, या हेल्थ के संबंधित वीडियोज आप देखते रहते हो, हेल्थ की नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास क्या क्या है। तो 4 चीजें हैं हमारे पास जो हमारा पैमाना है नापने का, देख लो। हमारा तराजू है ये, टाइम, फोकस, मनी एंड स्पेस। अब रिलेशनशिप है, आप समझते हो भी मेरे को तो फैमिली रिलेशनशिप में टॉप प्रायोरिटी पे रखती हूँ। आप में से कोई, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो हस्बैंड कहता है मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मापने का क्राइटेरिया वही 4 चीजें। वे टाइम कितना देते हो वे अपनी पत्नी को, वो कहता है भी मैं पैसे भी खूब लगा सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, मेरा टाइम नहीं है बस पत्नी के लिए, मेरे को बिजी रहता हूँ मैं तो फिर आप बताओ प्रायोरिटी कहाँ हुई, वैल्यू जो है टॉप में कहाँ हुई। इसी से ये जज हो जाएगी भी आप ये टाइम, फोकस, मनी एंड स्पेस यदि चारों आप दे रहे हो ना किसी को, तो वो टॉप पे है आपके लिए, उसको आप टॉप पे रख रहे हो, बाकी चीजों को छोड़ देते हो। टॉप पे जो चीज है उसके लिए आप ये चारों चीजें लगा देते हो। करियर की बात आए, मान लो कोई कहे मेरे लिए तो करियर टॉप पे है भाई, तो भाई देख लो टाइम, फोकस, मनी, स्पेस। क्या करियर के लिए टाइम लगा रहे हो, हाँ भाई लगा रहे हैं। फोकस पूरा है क्या, है पूरा। पैसे भी खर्च कर रहे हो क्या नई स्किल सीखने में, नई स्टडी करने में, हाँ भी कर रहे हैं। आपके स्पेस में वही चीजें हैं क्या, वही बुक्स, वही टूल्स, वो सब चीज है क्या, है, तो फिर ठीक है, फिर टॉप पे है। वेल्थ माने मनी, पैसा कमाने पे जैसे फोकस है किसी का, तो बताओ भाई उसके लिए क्या कर रहे हो, पैसा कमाने पे टाइम लगा रहे हो, कोई कहे हाँ भाई लगा रहे हैं। फोकस रखते हो क्या, कहता नहीं फोकस तो भी परिवार पहले नंबर पे आ जाता है, तो वहां पे वो फिर थोड़ा लूज हो गया। तो इस तरह से हम देखते देखते जान जाएंगे कौन सी चीज हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। अगर ये चारों क्राइटेरियाज पे हम खरे उतर रहे हैं तो हम इस चीज को जान जाएंगे। तो यदि मान ले वही बात रिश्ते वाली बात भी कह रही थी, कोई कहे कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, है बाकी सब चीज है, तो वो रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं टॉप पे प्रायोरिटी पे नहीं है। अब मान लो कोई कहे कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता टॉप पे हैं, उनके लिए उनकी सेवा टॉप पे है, तो फिर पूछ लो 4 चीजें, कितना टाइम लगाते हो उनके साथ, कितना फोकस, फिर से आवाज आने लगी।
यानी सारे म्यूट नहीं हुए क्या? अपने आप भी कर लो वैसे तो, म्यूट ऑल आ भी जाता है। चलो ठीक है। हाँ, तो ये पूछ सकते हैं हम भी, कितना, हाउ मच टाइम यू गिव टू योर पेरेंट्स। पहली बात, कितने कंसर्न हो, उनके कोई पेन हो जाता है, कोई भी बीमारी सीमारी होती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हो क्या? उनके ऊपर पैसा खर्च करते हो क्या? उनके आसपास रहते हो क्या? स्पेस में उनके आसपास रहते हो क्या? और यदि आप 10 मिनट भी अपने पेरेंट के पास बैठ के बात नहीं करते हो तो फिर आपकी टॉप प्रायोरिटी वो नहीं है। सीधी सी बात है, आपके लिए टॉप प्रायोरिटी कुछ और है, टॉप वैल्यू में आपके कुछ और है। ये फॉल्स इंप्रेशन है कि हम उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बोलने के लिए हाँ, मम्मी पापा मैं आपको बहुत वैल्यू करती हूँ, तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन हम टॉप में कहीं और हैं। TFMS जो फार्मूला है उसको अप्लाई करें तो धीरे धीरे आपके दोस्तों की लिस्ट भी कम हो जाती है। फिर तो कोई कहना मेरा तो भाई वो पक्का दोस्त है, मैं तो अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, या कोई दोस्त कहे भी मेरे लिए तो तू बहुत वैल्यूएबल है, तो देख लो ना कितना प्रायोरिटी दे रहा है, क्या जरूरत पे काम आ पा रहा है, जरूरत पे पैसे भी खर्च कर देता है क्या, फोकस रखता है क्या, आपके आसपास में रहता है क्या, अवेलेबल रहता है क्या। तो इस तरह से फिर आप उसको भी जांच कर सकते हो कि कौन किसको कितना प्रायोरिटी दे रहा है। अब मान लो आपको कोई बिजनेस करना नहीं था, घर वालों ने पकड़ा दिया, क्या आप उतना ध्यान दोगे? अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो तो उसको क्या ध्यान दोगे? नहीं दोगे ना। इसका इंटरनली उसका वैल्यू जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो नहीं देगा ध्यान। अब जैसे कोई पेरेंट्स है, माता है, 40-45 की एज में है, तो उसकी वैल्यू है कंजर्वेटिवनेस, यानी पुराने विचार उसके वैल्यू में है, पुराने जो वैल्यूज हैं उनको ज्यादा महत्व देती है, जो भी पुरातन संस्कार हैं। तो उसके क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में डाला गया है कि तुम इस नेचर की हो, और तुम ये कपड़े जो पहन रही हो तो तुम्हारे करेक्टर पर लोग उंगली उठाएंगे, ये उसका विश्वास बना हुआ है पहले से ही कि ऐसे कपड़े जो हैं जो अ, इस कंजर्वेटिव नेचर के हैं, या इस हमारे घर के जो बंदे हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसी वैल्यू डाल दी गई। अब उनकी बेटी के अंदर फ्रीडम की भावना है मान लीजिए, और वो आजकल के कपड़े पहनती है, तो रोज उनकी लड़ाई होती है फिर, क्योंकि उनके विश्वास उनकी वैल्यूज जो है मैच नहीं करती है, रोज लड़ाई होती है। अब वो कहती है कि मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है, बेटी को लगता है कि मेरी मम्मी समझ नहीं रही है, तो वैल्यूज का इस तरह से टकराव होता है। दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, एक की फ्रीडम वैल्यू है, एक की कंजर्वेटिवनेस वैल्यू। और जो कोर वैल्यू है ना, हमारी जो बेसिक वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो पाती है, बहुत दो ही परिस्थितियों में चेंज होती है, या तो ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाए या खुद को वो खुद ही चेंज करना चाहे तो ये चेंज होती है, वैसे चेंज नहीं हो पाती है। तो ये 5-4 क्राइटेरिया से हम अपने जान सकते हैं कि भी किस तरह से ये काम कर रही हैं। तो व्हाट आर वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NLP, NLP के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्या है, वैल्यू की क्या डेफिनेशन है, वो हम जानेंगे। वैल्यू यानी वो हमारे गहरे विश्वास, गहरे सिद्धांत जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे अनुभवों को एक दिशा देते हैं, हमारे अंदर में मोटिवेशन रखते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं ना उसका मूल कारण हमारी वैल्यू है। देखो, ईमानदारी जिसकी वैल्यू है वो मार्केट में जाके भी वही वही उसी वैल्यू के आधार पे ही तो चीज खरीदेगा, उसी वैल्यू के आधार पे पेमेंट करेगा, और उसी वैल्यू के आधार पे अपने घर में बात करेगा। तो सरल शब्दों में मतलब ये कहें कि हमारे जो मूल्य है हमारे जीवन में क्यों होते हैं, हम जो करते हैं उसके पीछे की भावना या उद्देश्य, जो भी कुछ हम करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए फ्रीडम उसकी मुख्य वैल्यू है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो वो ऐसा काम पसंद करेगा जिसमें फ्रीडम हो, और जो खुद निर्णय ले सके, इस तरह के काम तो कर लेगा, और दूसरे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मेन वैल्यू शुरू से फ्रीडम है, आजाद रहने की है, स्वतंत्र रहने की है। और दूसरी बात,
मूल्य हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। वे हमारे लिए एक चश्मे की तरह से काम करते हैं। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, हमारी घटनाओं को समझते हैं, वो हमारा चश्मा उसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं, हमारी जो वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग। अगर हमारी ईमानदारी वैल्यू है तो हम बहुत जल्दी, अगर कोई बेईमान व्यक्ति उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि उनके अंदर की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब मान लीजिए वही ईमानदारी की बात मैं बताई रही थी, तो वो दूसरों की छोटी सी बात से भी आहत हो जाते हैं फिर वो। तो एनएलपी हमें यही बताता है कि मूल्य ही हमारे अनुभव को अर्थ देते हैं। तीसरी बात इसमें आती है कि रोल ऑफ बिहेवियर एंड इमोशंस। मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स हैं सारे। जो चीजें हमारे मूल्यों से मेल खाती है वही हमें खुशी देती है, और जो चीजें मूल्यों से मेल नहीं खाती वो हमें तनाव में डाल देती हैं। फिर हम कुछ भी कर लें फिर हम चिंतित हो जाते हैं। अगर किसी के लिए अचीवमेंट एक महत्वपूर्ण मूल्य है तो वह हर समय लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो कुछ प्राप्ति करना ही चाहता है। उसे सफलता ना मिले तो वो खुद को बड़ा अधूरा महसूस करता है। वो कोई समझता है मेरे को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, कुछ ना कुछ जो मैंने मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग अचीवमेंट प्राप्त होनी चाहिए थी। तो यहाँ ये ये रोल है बिहेवियर और इमोशंस का। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं इसके? पर्सनल वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यू एंड वैल्यू रिकॉग्निशन। Personal values such as honesty, freedom, love shape our individual belief and guide daily decisions. ये हमारे रोज जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमारी पर्सनल वैल्यू वहां पर काम हो रही है। डेली हम उसी के आधार पे अपना काम करते हैं, हमारा पूरा व्यवहार उसी के आधार पे है। प्रोफेशनल में क्या क्या आ जाता है? इंटेग्रिटी आ गई, टीम वर्क आ गया। वहां पे जाके हम इन वैल्यूज को धारण करते हैं, और जिस प्रकार से हमें आता है ये हमारी जो वैल्यू है हम उस हिसाब से काम करेंगे। टीम वर्क जिसको नहीं करना आता वो टीम में काम ही नहीं करता, वो अलग बीच में कलेश रखता है अपना। एक्सेलेंस, इन्फ्लुएंस वर्क प्लेस बिहेवियर एंड सक्सेस। और वैल्यू रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज हेल्प्स प्रायोरिटाइज एंड ट्रूली मैटर्स अक्रॉस लाइफ डिफरेंट एरियाज। लाइफ के डिफरेंट एरियाज में ये चीजें हमें बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर रही होती हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक मूल्यों को पहचान लेते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी हमारे वैल्यूज हैं, तो हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ये हमारे लक्ष्य गोल को सेट करने में, हमारी प्रायोरिटी को सेट करने में और जीवन में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी होती हैं। किस बात को हम महत्व देते हैं वो हमारे मूल्य है बस। और ये जो मूल्य हैं ये हमारे इसकी विश्वास प्रणाली की, ये जो बिलीफ सिस्टम की नींव है, हमारे जो मूल्य हैं वो। द रोल ऑफ वैल्यूज शेपिंग बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। वैल्यूज का रोल क्या है? हमारे विश्वास और विश्वास प्रणाली की, बिलीफ सिस्टम की या हमारे व्यवहार की ये नींव होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए कंपैशन मूल्य है मान लीजिए, तो वह दूसरों के दुख को जल्दी समझ जाएगा। करुणा, करुणा जिसके मूल मूल कोर वैल्यू है, करुणा जिसकी दया भावना, तो वो दुख को बहुत जल्दी समझेगा और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सहानुभूति। ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे बिहेवियर का। रोजमर्रा के जो निर्णय हैं, जो हमारे रिएक्शन हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट हमारे वैल्यू है। यानी जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो मूल्यों के आधार पे ही लेते हैं। अगर ईमानदारी वैल्यू है ना तो हर बार हम सच्चाई का साथ देंगे, क्योंकि हमारी मेन वैल्यू वही है। तो वही वही जाएगा हमारा दिमाग फिर, चाहे कितने कठिन हालात आ जाइयो, फिर हम उसका साथ देंगे। सच बोलना है तो चाहे जान निकल जाए फिर हम सच ही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोली जाएगी हमसे, क्योंकि हमारा कोर वैल्यू है वो। और हमारी भावनाओं पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम किसी भी परिस्थिति में महसूस कैसा करते हैं देखो, जैसे गुस्सा है, दुख है, गर्व है, संतोष है, ये हमारे मूल्यों पर ही तो निर्भर है। हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हमारे से वैल्यू के अगेंस्ट बात होगी तो आ जाएगा।
दुख होगा कि नहीं होगा, वो भी वैल्यू के अगेंस्ट करना पड़ जाए, दुख होगा। अगर वैल्यू के हिसाब से काम किया तो गर्व होगा। इस तरह से वैल्यूज जो है वो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कवर करके रखते हैं। कोर वैल्यूज एंड देयर रोल इन पर्सनल ग्रोथ। वाई कोर वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों एसेंशियल हैं? कोर वैल्यूज एज एंकर है हमारे। कोर वैल्यूज हमारे लिए एक प्रकार से गाइडेंस करने वाली चीज है ये हमारे लिए, कोर वैल्यू। और ये हमारे एक्शन के साथ अलाइन होते हैं। जो एक्शन जो हम करते हैं उसमें ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कोर वैल्यूज हमारे जीवन में एंकर की तरह काम करते हैं। जब भी जीवन में बदलाव आता है, परिस्थितियां अनिश्चित हो जाती हैं, हम उलझन में आ जाते हैं, तो ये मूल्य ही हैं जो हमें वहां स्टेबल करते हैं, वहां डायरेक्शन देते हैं। परिस्थितियां तो आती आती है ना, कभी भी देख लो। और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन है। हम तो ऐसे नहीं है भाई, हम तो जो है वही काम करेंगे ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब यदि सेवा, अब हमारा मूल्य है, मान लीजिए सेवा है, सेवा करना, ये हमारा कोर कोर वैल्यू है हमारी। तो जब भी जीवन में संकट का समय है, आप फिर दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ सकते। ये मूल्य आपको उद्देश्य देगा, ऊर्जा देगा, और आपके कार्यों के साथ तालमेल बना के रखेगा। अब यदि ईमानदारी है कोर वैल्यू मान लीजिए, तो आप अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में, हर निर्णय में आपके पास ईमानदारी होगी। आप न केवल दूसरों पर आपको न केवल दूसरों का भरोसा मिलेगा, लेकिन आप भी अपने आप पर गर्व करेंगे कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। तो ऐसे लोगों का विकास सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं होता, गहरे लेवल पे होता है फिर, अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं। अच्छा, लिंक बिटवीन कोर वैल्यूज एंड ऑथेंटिक लिविंग। हमारे कोर वैल्यू का हमारी ऑथेंटिक लिविंग के साथ भी बहुत गहरा कनेक्शन है। Aligning actions with core values strengthens authenticity and promotes self confidence in daily life. हमारी जो एक्शंस हैं और जो हमारे कोर वैल्यू हैं, जब इनके अंदर अनुरूपता है, तो हम अपने जीवन में ऑथेंटिक बन जाते हैं। यानी हमारी कोर वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्शन लिया है तो हम सच्चे हैं, प्रमाणिक हैं। ये तो नहीं कि हम अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर एक्शन कुछ कर रहे हैं। अगर एक रूपता है बोलने में, तो हम कहें कि मैं तो सदा सच बोलती हूँ, और आपकी झूठ पकड़ी जाए कहीं ना कहीं, वे आप तो कहते हैं मैं सच बोलती हूँ, और ये क्या? यानी आपकी फिर ऑथेंटिसिटी खत्म। आप कहते हो मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, और कहीं ना कहीं फिर छोटी सी बेईमानी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है, या कोई और गलतियां हो रही हैं, तो फिर आप ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। एक दो बार ही कोई देखेगा, उसके बाद आपका विश्वास खत्म। तो इससे हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, लेकिन दूसरों के सामने भी हमारा सम्मान बढ़ता है। और इसमें क्या है कि ट्रू सेल्फ की अभिव्यक्ति करते हैं हम। कोर वैल्यू हमारा जो अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, हमारा अपना जो असली जो हमारा स्वरूप है, वो उभर के आता है। वास्तविक मूल्यों के हिसाब से यदि हम जी रहे हैं, तो हमारा सच्चा स्वरूप सबके सामने आ जाता है। आप दिखावे से मुक्त हो जाते हैं फिर हम। अब अगर आप हमारे अंदर मतलब रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी हमारी वैल्यू है, और आप स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को अपना मूल्य मानते हैं, तो बिना डर के आप अपने कला की दुनिया में आराम से काम कर पाएंगे। अगर आप अभिव्यक्त कर पाते हैं, फ्रीली आप अपनी चीजों को रख पाते हैं, तो आप आराम से अपनी दुनिया के सामने विचारों को रख पाएंगे। फिर आ जाता है कि कॉन्ग्रुएंट लाइफ चॉइसेस, यानी जीवन के जो निर्णय हैं वो समरूप कैसे हैं। जब जीवन के निर्णय आपके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप हैं, आपकी चॉइस जो है आपके मूल्यों के हिसाब से है, तो जीवन में क्या है? संतुष्टि है, मीनिंगफुल आउटकम निकलते हैं। और फिर आपको पश्चाताप नहीं होता, फिर जो आप करते हो मीनिंगफुल है सारा। अगर परिवार आपकी वैल्यू है, परिवार आपकी मुख्य वैल्यू कोर वैल्यू में है, तो जो जब आप करियर चुनते हो, तो इस बात का खास ध्यान रखते हो कि परिवार के लोगों को कोई परेशानी ना हो।
तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपने करियर को चुनते हो, तो ये इससे फिर जीवन भी आपका सेटिस्फेक्शन वाला ही रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसमें हम क्या कर सकते हैं, परसुइंग मीनिंगफुल करियर्स। आप मीनिंगफुल करियर चुनोगे फिर आप, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे ही नहीं आप किसी चीज के लिए, करियर के लिए आगे बढ़ोगे जिसमें आपको लाइफ की फुलफिलमेंट मिलती होगी, वो करेंगे। और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते करते हुए सारे काम करेंगे। ऑनरिंग रिस्पेक्ट एंड कंपेशन स्ट्रेंथन्स पर्सनल रिलेशनशिप एंड फोस्टर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की एनएलपी में जो डेफिनेशन है वो यही है कि हम बाह्य और आंतरिक जो हमारी वातावरण है उसके साथ कैसे हम तालमेल बना के चलें। वो 6 चीजें मैंने बताई थी वही हैं ये सारी। इंपॉर्टेंस है इन सब के सामंजस्य का बहुत ज्यादा। हाउ वैल्यूज इन्फ्लुएंस थॉट फीलिंग एंड एक्शंस। वैल्यू शेप थिंकिंग, इमोशंस गाइडेड बाय वैल्यूज एंड बिहेवियर कंसिस्टेंसी। वैल्यू हमारी सोच को एक दिशा देती है, मीनिंगफुल दिशा में अग्रसर करती है। अब जैसे वे जो डीप हमारे जो बिलीफ हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे ईमानदारी है या फ्रीडम है या प्यार है या सेवा है, ये हमारी सोच को एक आकार दे रहे होते हैं सारी चीजें। हम किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन गलत है कौन सही है, कैसे हम निर्णय लेते हैं। और इमोशंस भी हमारी इससे प्रभावित हो रही होती हैं। जैसे ईमानदारी यदि है तो मेन जो वैल्यू हमारी ईमानदारी है, तो हम झूठ बोलकर डील करनी पड़ जाए, भले ही वो डील सफल हो जाए, लेकिन भीतर एक गिल्ट रहेगा। तो हमारी भावना इससे कंट्रोल होती हैं। भाई हमारी वैल्यू तो ईमानदारी है, लेकिन निर्णय लेना पड़ गया बेईमानी वाला, तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होगी, हमेशा अपराध बोध में रहेंगे। तो बिहेवियरल कंसिस्टेंसी भी हमारी वैल्यू ही करवाती है। जब हमारे मूल्य हमारे व्यवहार से मेल खाते हैं तो हमारे जीवन में क्या रहता है, स्पष्टता रहेगी, आसानी रहेगी निर्णय लेने में, लोग भी हम पे भरोसा करेंगे। लेकिन जब हमारे ही व्यवहार में और हमारे मूल्यों में मिसअलाइनमेंट हो रहा है, तो हमारे अंदर गिल्ट की भावना, आंतरिक द्वंद्व रहने की भावना, कंफ्यूजन रहने की भावना रहेगी। हम कामों को टालेंगे, यदि वैल्यू के अकॉर्डिंग काम नहीं है तो हम सोचेंगे कि टल जाए, प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे उस चीज को हम। और स्ट्रेस भी आ जाता है उससे, और अपने आप से ही कटे कटे महसूस होने लग जाता है, क्योंकि आप तो उससे कंप्रोमाइज तो कर नहीं पा रहे हो। तो फिर वो इस तरह से बिहेवियर में आ जाती हैं बातें। तो आपके जीवन में वैल्यूज इज इक्वल टू इनर कंपास, ये आपका अंदर से दिशा देने वाली चीज है। वैल्यूज इन न्यूरोलॉजिकल लेवल, न्यूरोलॉजिकल लेवल में वैल्यू, वैल्यू कहाँ है आपकी, यहाँ पे मतलब एक मूल्य और विश्वास का जो स्तर है वो बिल्कुल बीच में है। आप देखो तीन एक तरफ है हमारे बाहर की जो भी चीजें हैं, और फिर ये जो तीन हमारे जो अंदर की जो चीजें हैं, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू एंड आइडेंटिटी। तो वैल्यू बीच में लाई करती है। दोनों तरफ विश्वास भी इसी के आधार पे बनते हैं, आइडेंटिटी भी इसी के आधार पे बनती है। आइडेंटिटी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मूल्य हमारी आइडेंटिटी को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे बिहेवियर पर भी इसका असर पड़ता है। और हमारे जो जब हम समझते हैं कि मूल्य किस स्तर पर आते हैं तो हम बेहतर तरीके से इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति का व्यवहार समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो केवल व्यवहार को बदलने की बजाय उसकी मूल्यों की जांच करके बदलाव करना ज्यादा प्रभावी है। उसके मूल्य कैसे हैं वो देखने पड़ेंगे, तब जब जाके उसका व्यवहार को हम बदलने की बात कर पाएंगे।
तो अब आता है कि आइडेंटिफाइंग पर्सनल वैल्यूज थ्रू एनएलपी टेक्निक्स। एनएलपी टेक्निक से अपने इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जर्नलिंग फॉर अवेयरनेस। जर्नलिंग helps individuals explore their thoughts and feeling deeply, revealing true priorities and values। तो इंट्रोस्पेक्शन माने अपने आप के अंदर देखते देखते हम इसकी पहचान करेंगे। ये पहला एक कदम है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने आप से प्रश्न पूछें भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, और मैं किस बात के लिए अपने आप पे गर्व करती हूँ, और जब मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ तो मेरे जीवन में कौन सा मूल्य सक्रिय होता है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। पूछ सकते हैं आप मेरे लिए कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो पांच तो एरियाज हमने छांटे, सारे एरियाज, आठों एरियाज भी छांट सकते हो। इनमें से सबसे टॉप पे आपका कौन सा है, वो आपकी मेन मुख्य वैल्यू में है। और जो गुण होते हैं जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, विनम्रता है, क्षमा भावना है और डेडिकेशन है, इनमें से कौन सी वैल्यू है, हार्ड वर्क करना है, तो आप किसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो आप खुद पूछोगे अपने आप से। और जीवन की कहाँ कहाँ पहचानेंगे इसको? जीवन की जो मेन मेन घटनाएं हो ना लाइफ में, जी, पास्ट के लाइफ पे भी आप अपने नजर डाल के देखेंगे कि मुख्य मुख्य घटनाओं पर भी मैंने कौन सी बात पर मैं अडिग रही, मैंने छोड़ी नहीं वो चीज। तो ये भी हमें देखेंगे हम पीछे जीवन में झांक करके कि चाहे संघर्ष आया, चाहे कोई चुनौती आई, चाहे कुछ भी आया लाइफ में, मेरे वैल्यू कौन से बने रहे। क्या मैं वहां पे ईमानदारी से टिकी रही, क्या मैं सच्चाई से टिकी रही, या मैंने मेहनत की, या मैंने आगे आकर के सेवा भावना से कोई कार्य को पूरा किया, किसी का सहयोग करके मैंने काम किया, मदद की किसी की। तो ये सब हमारी वैल्यू के आधार पे हम करते हैं। अगर किसी की मदद करने में आपको सुकून मिलता है तो आपके अंदर सेवा और दयालुता जो है बहुत ज्यादा होगी, फिर आप तुरंत आगे आ जाएंगे, एकदम से आगे बढ़ के काम करेंगे। तो अपनी वैल्यूज को हम इस तरह से निकाल सकते हैं लाइफ मोमेंट में से, और आइडेंटिफाई प्रायोरिटी, हमने प्रायोरिटी कौन सी अपनाई थी उस हिसाब से हम करते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक एक्टिविटी करेंगे, अपनी टॉप 5 वैल्यूज को लिखेंगे। अपने जीवन की, अपने अंदर की टॉप 5 वैल्यूज निकालेंगे। आप सभी करेंगे, ये एक्टिविटी है आपके लिए अभी के लिए। पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज को निकालेंगे। पर्सनल वैल्यूज में आप लिखेंगे, जितनी भी याद आए लिखते चले जाओ। हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। दो दो वैल्यूज में कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया है मेरे अंदर या ये ज्यादा बढ़िया है। इस तरह करके भी हम टॉप पे लाके कर सकते हैं। 5 लिखो आप अपनी। Identify and write down 5 values that strongly resonate with you to understand the core beliefs। वे कुछ भी हो जाओ, आपने पूरी उम्र भर वो चीज निभाई है, वो आपकी टॉप पे है, आपको क्लियर उसी से हो जाएगी। अब जैसे मेरी आदत ये रही है, कोई काम शुरू करूंगी ना तो पूरा जब तक नहीं हो जाएगा मुझे चैन नहीं पड़ती। यानी कंप्लीशन करना उस चीज को, ये मैं टॉप वैल्यू मान सकती हूँ मेरी, कि इस काम शुरू करूंगी तो पूरा करूंगी। ये मेरे पर कोई भी विश्वास कर सकता है। आज तक पीछे मेरे जो जानकार है वो सब कहेंगे भाई इसको काम सौंप दिया मीन्स पूरा होगा। इस तरह की बात हो जाती है, टॉप वैल्यू में है। दूसरा, ऑनेस्टी टॉप वैल्यू में है। कुछ भी हो जाओ भाई, बेईमानी नहीं हो सकती। अपना ईमानदारी से जीना, ईमानदारी से खुश रहना। हार्ड वर्क करना भी वैल्यू में है। दूसरों की हेल्प करना भी वैल्यू में है। तो इस तरह से 5 छांटो जरा कौन कौन सी आएंगी, फिर टॉप सीरियल वाइज तो बना लेंगे उसको। रैंक करना फिर उसको, रैंक योर वैल्यूज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी, सॉरी, इन इंपॉर्टेंस टू क्लैरिफाई प्रायोरिटी एंड फोस्टर पर्सनल फोकस। इनको भी फिर हम देखेंगे। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, ईमानदारी, स्वतंत्रता, प्रेम, आत्मसम्मान, ठीक है, सहयोग, सफलता, संतुलन, करुणा, क्षमा, सहनशीलता,
साहस, बहादुरी, ये सब वैल्यूज हैं। इनमें से आप अपने 5 जो है वो करेंगे। 10-15 शब्द लिख लें जो जीवन में आपको महत्वपूर्ण लगते हैं। ठीक है, लिख लिए? ओके, देखिए बढ़िया। देखिए, हाँ ठीक जी। है, उनमें से 5 ऐसे छांटिए जिन्हें आप अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेते वक्त प्रायोरिटी देते हैं। फिर आप कंपैरिजन करते हैं, भाई ये ज्यादा बेस्ट, ये बढ़िया है, ये बेटर है, ये बेटर है, ये काम। तो वो 5 छांट लीजिए। और उसके साथ किसी घटना को भी याद कर सकते हैं कि उस समय पे ये बात हुई थी, तो मैंने इसको सबसे ज्यादा पहले नंबर पे मैंने ये बात मानी थी, प्रायोरिटी इसको दिया था। तो वो घटना भी आप भी साथ में याद करके उसका हिंट भी लिख सकते हैं कि देखो उस समय भी मैंने यही बात मानी थी। आगे 5 वैल्यू आपके टॉप की। हम्म, गुड, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। अमिता लिख लिया आपने? हाँ जी। ओके, सविता जी ने भी लिख ली, मनोन मनी आपने लिख लिया। 10-15 वैल्यूज में से टॉप 5 आपने कर ली आइडेंटिफाई। यस। ओके, वेरी गुड। कमलेश जी तो आज कुछ ढीले लग रहे हैं, लेटे हुए हैं ये तो है। नहीं तो आपने लिखी? कमलेश जी ठीक हो आप? म्यूट है, म्यूट है। म्यूट है, म्यूट हो आप, बोलते जा रहे हो म्यूट हो पर। ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं ना म्यूट पे भी सुन जाए हमें। मैं ये कह रही थी, मैं आज थकावट फील कर रही हाँ थी तो मुझे लग इसलिए रहा है म्यूट आप। कर लिया। हाँ कोई बात नहीं, आप सुन लो। 5 वैल्यूज आप देख लो कौन सी है, हाँ, आइडेंटिफाई बस करनी अपने। सुन रही हूँ आज। हाँ चलो। और उर्वशी कहाँ हो? हम्म, तो इससे क्या होगा कि आपके निर्णयों में एक क्लैरिटी आएगी। यस मैम। मैं हाँ, सुन रही हूँ, थोड़ा सा कहीं जाना था, उसके साथ साथ तैयारी चल रही थी बस। तैयारी चल रही है, ओके। हाँ जी। वैल्यूज में एम्पैथी है, हाँ, कंपैशन है, शेयर करनी है कि बस लिखनी है? लिख लो, अभी तो शेयर भी कर देना, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो 5 वैल्यू मैंने कहा है कि टॉप की लेके आओ। 10-15 लिखो, उनमें से 5 को सेलेक्ट करके फिर अपने सामने रखो उनको फिर। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है। फिर एक्सप्लोरिंग वैल्यू हिरारकी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वैल्यू हायरार्की यानी हमें सीरियल वाइज लिखना है कि भी कौन सी वैल्यू पहले नंबर पे, कौन सी नेक्स्ट पे आती है फिर हमारी। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वैल्यू हायरार्की हमारी बड़ी हेल्प करेगी इस मामले में। भाई किस तरह से वो हम अलग अलग समय पे कैसे उनका यूज करते हैं। यानी इसका जो हायरार्की है, जो क्रम वाइज हम लिख रहे हैं। यानी ईमानदारी, उदाहरण के लिए किसी के लिए ईमानदारी पहले नंबर पे हो सकती है और सफलता दूसरे नंबर पे हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे निर्णय और हमारे व्यवहार उसी क्रम के अनुसार होते हैं। मान लीजिए सफलता और ईमानदारी ये 2 चीज हैं, तो हम सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर बेईमानी नहीं करेंगे हम वहां पर। हम ईमानदारी को पहले नंबर पे रखेंगे। बेशक असफल हो जाए, बेईमानी नहीं करेंगे, वहां ये आ जाएगी। और जिसके लिए सफलता पहले नंबर पे है, तो फिर क्या होगा? वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी भी तो कर ही सकते हैं। अब जैसे वही पेपरों में नकल वाली बात पे ही हम सोचते हैं कि बेईमानी वाली बात उसी को माने, कि जो सफलता को पहले नंबर पे रख रहा है तो वो थोड़ी बहुत इस प्रकार की कर लेता है। और जो ईमानदार पहले नंबर पे है वो नहीं करता, फिर वो नहीं करेगा। और ये हुआ है हमारे साथ। मतलब एग्जाम के दौरान ये नहीं था भी, हमें अपने आप पे ही विश्वास ज्यादा रहता था। और यदि कोई नकल वाला कोई चांस भी मिलता है ना, तो भी नहीं नहीं भाई, जो हमें आता वही करेंगे, अगर ईमानदारी टॉप पे है। वरना बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, वो फटाफट नकल करके अपना काम पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सफलता पहले नंबर पे, ईमानदारी दूसरे नंबर पे है। तो उनकी चॉइस जो है, उनके
हिरार्की के हिसाब से रहती है, जो प्रायोरिटी में उसके हिसाब से चॉइस कर लेते हैं फिर वो। अब हर एक व्यक्ति अलग अलग मूल्यों को देते हैं प्राथमिकता, सबका अलग एक ये तो होता नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन, उसका अनुभव, उसके संस्कार, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके एजुकेशन, उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, वो उसके मूल्य को आकार दे रही होती हैं। वो वहां पे उसका जीवन जैसा बीता है ना, वैसे उसके मूल्य बन जाते हैं फिर। जैसे एक सैनिक के लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है, वो कुछ भी अपने परिवार को भी छोड़ सकता है अपने ड्यूटी के लिए। बिल्कुल। एक कलाकार है, उसके लिए क्रिएटिविटी सबसे ऊपर है, बाकी चीजों को वो नहीं देखेगा। उसकी क्रिएटिविटी यदि उसके अंदर मेन वैल्यू में आ रही है, क्योंकि तभी वो कलाकार है, तो वो वहां पे उसके लिए सारे काम छोड़ देगा। तो ये अलग अलग होती है सबकी। इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू हिरार्की ऑन डिसीजन मेकिंग। वैल्यू हिरार्की के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेते हैं अपना। और वैल्यू चेंज एक्सरसाइज, वैल्यू चेंज एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप गाइड टू रीऑर्डरिंग वैल्यूज। अपने वैल्यूज का रीऑर्डर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी बताई है इसमें यहाँ पे? एसेस करंट वैल्यूज। कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम जो वर्तमान में जो वैल्यू हैं उनको लिखेंगे, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, और उनका प्रायोरिटी समझेंगे कि किस प्रकार से उनको महत्व दे रहे हैं। और फिर डिजायर्ड चेंज क्या चाहिए हमें। कंसिडर विच वैल्यू नीड एडजस्टमेंट टू बेटर अलाइन विद योर गोल्स। ये गोल के अकॉर्डिंग है, हमारे गोल के अकॉर्डिंग क्या वो वैल्यू हमारी मान रहे हैं हम। अगर गोल तो हमने बना लिया कि हमने हेल्थ जो है वो टॉप पे रखनी है भाई, और फिर हेल्थ हमारी वैल्यू में आ रही है सबसे नीचे, हमें वैल्यू में फैमिली पहले आ रही है, या और ड्यूटीज हमारी पहले आ रही हैं, धन कमाना, करियर बनाना, रिलेशनशिप को संवारना है, सहयोग करना, मदद करना, ये चीज पहले नंबर पे आ रही है, हेल्थ की बारी ही नहीं आ रही है। तो हमारा वो हेल्थ का गोल कैसे पूरा होगा? वो नहीं होगा, हेल्थ फिर डावाडोली रहेगी हमारी। तो जो चीज हम डिजायर्ड चेंज कब, अगर हमें हेल्थ को बहुत अच्छा बेटर करना है, इस समय हेल्थ हमारी प्रायोरिटी बनी हुई है, तो हेल्थ संबंधी जितने भी कार्यक्रम है वो टॉप पे आने चाहिए फिर हमारे। तो स्टेप बाय स्टेप भी हम इनको अपने गोल के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो क्या करना है इसमें भी हमें 5 से 10 वैल्यूज जो है वो हमें लिखी है जो हमने, उनको पूछना है खुद से, विच वैल्यू गाइड मोस्ट ऑफ माई मेजर लाइफ डिसीजंस। कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो मेरे मुख्य जीवन के निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं, वो पूछेंगे। वट वैल्यू डू आई स्पेंड द मोस्ट एनर्जी एंड टाइम ऑन। कौन सी वैल्यू पर मैं टाइम ज्यादा लगा रही हूँ। तो और गोल क्या है मेरा, ये समझना है, गोल के अकॉर्डिंग फिर उनको अलाइन करना है। तो ये अभी लिख सकते हैं, इस समय पे करंट सिचुएशन में गोल क्या है हमारा। फिर जो आपकी वैल्यू है उनको देखो, क्या जो सबसे टॉप पे वैल्यू रखी है गोल के अकॉर्डिंग है क्या। और नहीं तो उस गोल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है उसको टॉप पे लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो गोल पूरा हो सकता है। कौन सी वैल्यू को टॉप पे लाओगे, कौन सी को फिर दूसरे नंबर पे लेके जाओगे। और क्यों जरूरी है? समटाइम से वैल्यू लाइक सिक्योरिटी, मान लीजिए सिक्योरिटी कोई वैल्यू है, वो डोमिनेट कर रही है, तो हमारी जो ग्रोथ है फिर वो लिमिटेड हो जाएगी। हम पे सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो ग्रोथ पे तो दे ही नहीं रहे। वो जो हमने 6 PIP सीखा था उसमें जो सिक्योरिटी को टॉप पे मान रहा है, जो हमारी जो पहली पहली जो हमारी थी क्या थी वो, PIP पहले नंबर पे सर्टेनिटी वाली जो आती है, सर्टेनिटी वाले को तो सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी उसकी टॉप वैल्यू में है, उधर से फिर वो कैसे कह सकता है कि ग्रोथ माइंडसेट का हूं मैं, क्योंकि वैल्यू में तो सिक्योरिटी है, उसके सेफ्टी है।
ग्रोथ ओरिएंटेड वो है ही नहीं फिर। तो अगर ग्रोथ ओरिएंटेड होना है तो फिर वो वैल्यू को, सिक्योरिटी वाली वैल्यू छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, फिर क्रिएटिविटी में आना है, फ्रीडम में आना है, तब हम जाके आएंगे। क्या कंफर्ट छोड़ करके ग्रोथ की तरफ जा सकते हो? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यदि हेल्थ आपकी लिस्ट में सबसे लास्ट में है और उसको टॉप पे लेके जाना है, तो बाकी को किसको पीछे करोगे, उसके हिसाब से करो। तो इम्प्लीमेंट की एडजस्टमेंट आपने करनी है। एफर्मेशन मन में क्या बोलनी है? आई वैल्यू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड चूज इट डेली। अपने गोल को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से करें कि प्रायोरिटी वहां पे रहे गोल की तरफ। अपने रूटीन को चेंज करो, अपनी न्यू वैल्यूज को सपोर्ट करो। अगर हेल्थ नंबर 1 पे है तो हेल्थ को लेके आओ कि आप न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हो और आप मूवमेंट कर रहे हो, डेली एक्टिविटीज कर रहे हो। मेक द न्यू हिरारकी, नई हिरारकी बनाएंगे उसके लिए, फिर नए सीरियल में बनाएंगे अपनी वैल्यूज को अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं उनको रीऑर्डर करने के। एक्टिविटीज फॉर कॉन्शियस वैल्यू शिफ्ट, तो ये एक्टिविटी करनी है। रिफ्लेक्टिंग ऑन वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन conflicting values to understand their impact on decision and goals। अपनी वैल्यू को, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू, कई बार ना कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू है, मतलब हम कह तो कुछ रहे हैं, गोल कोई और बना रहे हैं, तो गोल और डिसीजन कोई और हिसाब से ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू है इनको समझना है और इनको फिर क्लैरिटी के साथ लेके आना है फिर इनको। डेलिब्रेट वैल्यू री रैंकिंग, तो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को हमें समझ करके उनको दोबारा से सोच समझ के या डेलिबरेटली अपनी इच्छा से वहां पर काम करके रीऑर्डर करना है वैल्यूज को, ताकि वो आपके पर्सनल, जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल जो आपके लक्ष्य हैं उन तक पहुंचा सके। अवेयरनेस के साथ, बिहेवियर रीइंफोर्मेंस के साथ रेगुलर अलाइनमेंट करके देखना है हमें इसका। तो जो इसके लिए टिप्स भी हमारे ये हो सकते हैं कि भी अवेयरनेस, एक स्टे कॉन्शियस, कॉन्शियस रह करके हमें रिविजिट द वैल्यू हिरारकी, हिरारकी को देखो दोबारा से, मंथली और ड्यूरिंग मेजर डिसीजंस। जब बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हो तो उसको ध्यान से देख करके फिर वैल्यू को वहां पे लेके आएंगे, ऊपर ऊपर टॉप 3 वैल्यूज में अपने एक चार्ट बना के रख ले बेशक से कि ये गोल है मेरा और इसके लिए ये मेरी वैल्यूज हैं। अगर आपका गोल चेंज होता है तो वैल्यू की हिरारकी भी चेंज होगी फिर। तो ये अपना एक टास्क बना के रखना पड़ेगा हमें, अब एक चार्ट के ऊपर लिख करके, डेली और वीकली टास्क दैट ऑनर योर न्यू टॉप वैल्यूज, जो आपकी टॉप वैल्यूज को एक जगह देने के लिए और आपके गोल तक पहुंचने के लिए। अच्छा, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू क्या? कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू को समझते हैं जरा। जब दो या अधिक जो वैल्यूज हैं जीवन में एक दूसरे के विरोधी भूमिकाएं निभा रहे हैं, वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी रिश्ते में ईमानदारी चाहते हैं लेकिन उसी समय वफादारी निभानी है, ईमानदारी चाहते हैं फिर हम वफादारी निभानी है, तो दोनों मूल्यों के बीच टकराव आ जाता है। हम वफादारी निभाएं कि ईमानदारी निभाएं। संघर्ष तब होता है जब जिंदगी की दो अलग अलग आवश्यकताएं एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती हैं। एक मूल्य हमें एक दिशा में ले जाता है, दूसरा दूसरी दिशा में ले जाता है। अब मान लीजिए सुरक्षा और विपरीत में स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति
चाहता है कि उसको बस एक कंफर्ट जोन की नौकरी मिल जाए, और साथ ही साथ वो ये चाहे कि मुझे स्वतंत्रता भी मिल जाए। तो दोनों बातें नहीं हो सकती, दोनों कंट्राडिक्टरी हो गई। तो उनको पहचानना पड़ेगा भाई, या तो तुम फिर ये जो आपकी वैल्यू है ना फ्रीडम वाली, वो छोड़नी पड़ेगी। सुरक्षा चाहते हो तो कहीं बंध के ही काम करना पड़ेगा, फिर तो बंधन में ही काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज है। तो यहाँ पे फिर निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अगर वो वैल्यू फ्रीडम को दे रहा है तो फिर वो बंध के नौकरी नहीं कर सकता। और जो ईमानदारी बनाम वफादारी है, उसमें भी ऐसा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो गलत काम कर रहा है, और आप हो ईमानदार, सच बोलने वाले, लेकिन उधर वो दोस्त है, दोस्त के प्रति वफादारी में भी रहना चाहते हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या तो आप ईमानदारी निभाओगे या वफादारी निभाओगे, उन दो में से फिर एक चुनना पड़ेगा फिर आपको। फिर आपकी दूसरी वैल्यू फिर आपकी सेकंड नंबर पे चली गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनल और मोरल स्ट्रगल खड़ा हो जाता है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा से रीफ्रेम करना पड़ेगा। ये जो टेक्निक्स हैं, रीफ्रेमिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। दोबारा से हम इसको रीफ्रेम करेंगे, तब जा करके इसको हम कुछ समझ पाएंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को एनालाइज करेंगे, रिजोल्व करेंगे, और तब जा करके हम आगे कुछ डिसीजन ले पाएंगे। ये कुछ इसकी टेक्निक्स होती हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की। अपने मूल्यों को फिर नए नजरिए से देखना पड़ेगा। फिर जैसे सुरक्षा को स्वतंत्रता की नींव की तरह देखना, कि दोनों मूल्य साथ रह सकें, दोनों को किस तरह से सामंजस्य बनाए उनका, कि दोनों हमारी सही रह सकें। फिर या करेंगे, अपने अंदर ही नेगोशिएशन करेंगे, अपने अंदर ही हम बात चलाएंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। एनएलपी की टेक्निक्स के अनुसार हमारे भीतर ही दो अलग अलग पार्ट हैं। जैसे एक एक दोनों को हम ऐसे तोल के देखेंगे भी कौन सी चीज ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है। जैसे सुरक्षा चाहने वाला और स्वतंत्रता चाहने वाला, स्वतंत्रता वैल्यू में है, और इधर से वो स्वतंत्रता भी चाहता है, सुरक्षा भी चाहता है, दोनों चीजें चाहता है। तो बीच में संवाद हो गया, एक उनका क्या चलेगा, वाद विवाद चलेगा अंदर ही अंदर। दोनों के इरादे समझे और फिर समाधान निकाले। दोनों तरह से बात, भाई स्वतंत्र रहना है, सुरक्षा पानी है, कौन सा काम करना है। तो वो करते करते फिर वो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट जो है वो खत्म करना है, बात करके सामंजस्य जैसे बिठाना है, वो करना पड़ेगा। मैम किसी प्रायोरिटी फील्ड का एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो मैम। ये तो बहुत कम वो हो रहा है, कंफ्यूजिंग सा होता है यार, स्वतंत्रता सुरक्षा। तो मतलब हमें ये मेन फोकस क्या करना हाँ, है? ये वो बात है। जैसे सर्टेनिटी और मैम अनसर्टेनिटी, जो हमने पीआईपी पढ़ा था ना। हाँ हाँ, मैम एक सर्टेनिटी वाला तो हो गया कंफर्ट जोन का, और सेफ्टी या सिक्योरिटी चाहने वाला हो गया एक तो। और दूसरा कैसा हो गया, स्वतंत्र वाला कौन सा हुआ, अनसर्टेनिटी वाला। हम्म। दोनों अलग अलग होंगी उनकी इच्छाएं, और दोनों एक तरफ कहे कि मुझे सुरक्षा चाहिए, दूसरी तरफ कहे कि मुझे फ्रीडम चाहिए। अब ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी के कोई एम्प्लॉय है, वो हाँ ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक हाँ है, हाँ वो हाँ, किसी के अंडर काम कर रहा है। वो अंडर काम कर इस रहा है, और हाँ, फिर वो कहता है कि मुझे तो मेरा तो वैल्यू स्वतंत्रता है, मैं तो फ्री रहना चाहता हूँ। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फिर। अगर वो वैल्यू में स्वतंत्रता है, वैल्यू में फ्रीडम है, तो वो इस तरह से बंध के काम नहीं कर सकता। मैम अगर उसको फ्रीडम चाहिए होगी ना, तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको सर्टेन। risk लेना हाँ, पड़ेगा। रिस्क या लेना फिर ही होगा। या फिर दूसरी बात, दूसरी उसको इस तरह से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, उसको अपने बॉस से वो ड्यूटी लेनी पड़ेगी जिससे वो फ्रीली डिसीजन ले अथॉरिटी, सके। अथॉरिटी की लेनी पड़ेगी अथॉरिटी उसको, लेना पड़ेगा कि अथॉरिटी मुझे लेनी ये पड़ेगी, वाली टास्क दे दो, ताकि मैं फ्रीली भी निर्णय ले सकूं अपना कोई। ताकि उसकी वैल्यूज भी बने रहे, हाँ, जो उसने उसकी वैल्यूज वैल्यूज भी रखी बनी है। रहे। तब ये ठीक, नेगोशिएशन पॉइंट्स में आकर के तब उस चीज में दोनों में सामंजस्य कर सकता है। ठीक। मैम जैसे अभी आपने उसका बोला कि ईमानदारी और वफादारी हाँ वाला, हाँ तो हाँ उसमें मेरे दिमाग में वो कर्ण का एग्जाम्पल आया
कर्ण एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वफादारी उसे दुर्योधन से हाँ, निभानी पड़ गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो असमंजस की स्थिति हो गई उसके लिए। वो असमंजस सी हो जाती है उसकी, फिर उस वक्त क्या करेगा वो, फिर एक वैल्यू को तो छोड़नी पड़ेगी उसको। एक वैल्यू उसने फिर अपनी जो ईमानदारी निभाई, वह वफादारी निभाई, अपना वफादारी जो। निभाई, वहां पे उसने कंप्रोमाइज किया दूसरी वैल्यू के साथ। हाँ जी, हाँ जी, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हो गई है। तो इस तरह से यदि कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू थी उसकी ये। हम्म। पर मैम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि उसने ईमानदारी से अपनी वफादारी निभाई कर्ण ने। दोनों चीज पॉजिटिव थोड़ी हाँ, ना रहेगी। दोनों उसने चीज तो उस कैसे एक्चुअली कहेंगे? तो धर्म धर्म वाला बंदा था, एक्चुअली तो उसको हाँ, धर्म वो वाला समझता तो माना सारी बात तो समझ रहा था वो। कि वहां मैं वहां उसने धर्म से की तो तरफ हूँ। ईमानदार रहा ना, दुर्योधन से तो कर्ण की ईमानदार तरफ, रहा ना, तो उसने अपनी वफादारी भी निभाई एक मित्र तरीके के से, साथ मर तो, गया। मित्र के साथ लेकिन मित्रता और अधर्मी वफादारी उसने निभाई। अधर्मी हाँ, के तो साथ भाई नहीं ना, निभाई ना। अधर्मी व्यक्ति के साथ धर्म नहीं। का रास्ता तो छोड़ना पड़ा ना फिर उसको। धर्म का छोड़ना पड़ा। सही बात है। तो हम्म। उसने वफादारी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। हाँ, तो इस तरह से प्रायोरिटी अपनी निश्चित करके फिर यदि काम करते हैं तो हमारे अंदरूनी जो टकराव हो रहा है वो खत्म होता है, निर्णय लेने में स्पष्टता आती है, और जो इमोशनल एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो बचती है, और एक आत्मविश्वास अपना बढ़ता है। ऐसे हम अगर पूरा एक्सरसाइज करके फिर कोई डिसीजन लेते हैं। सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम, ऑनेस्टी वर्सेस लॉयलिटी, एड्रेसिंग रूट कॉज, और ये इसकी स्ट्रेटेजीज हैं फॉर रिजॉल्विंग इंटरनल वैल्यू क्लैशेस। इंटरनल जो वैल्यू क्लैश हो रहे हैं, रीफ्रेम टेक्निक, नेगोशिएशन, ये हम अभी किया हमने, और इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज ऑन गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट, हमारी वैल्यूज का हमारे गोल सेटिंग पर, अचीवमेंट पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाउ वैल्यू ड्राइव गोल सिलेक्शन एंड परसिस्टेंस, हमारी वैल्यू हमारे गोल को आकार दे रहे हैं। कोर वैल्यूज गाइड इंडिविजुअल्स टू चूज गोल्स, हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही अपने गोल को चूज करते हैं, अलाइन विद ट्रू बिलीफ एंड प्रायोरिटीज। किसी के लिए मान लो सेवा उसका वैल्यू है, कोर वैल्यू में आता है सेवा करना, तो वो ज्यादातर क्या करेगा, या तो हेल्थ के क्षेत्र को चुनेगा या फिर सामाजिक कार्यों के क्षेत्र को चुनेगा। वो ज्यादातर उसको वहां आनंद आएगा। अगर किसी के लिए फ्रीडम है तो वो बिजनेस को चुनेगा या फ्रीलैंसिस को चुनेगा। तो गोल हम उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गहराई से जुड़े हुए मूल्य ही हमें गोल की तरफ टिके रहने की शक्ति देते हैं। और जब मूल्य हमारे मैच नहीं करते ना, तब जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है हमारा, मन में उलझन रहती है, कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, बार बार हम पीछे हटते हैं, बार बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, और खुद ही रुकावटें, अपनी रुकावटें खुद ही बन जाते हैं। फिर हम अपना नुकसान खुद ही करने लग जाते हैं अगर वैल्यूज के हिसाब से नहीं चल पाते हैं। तो हमें डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है उसमें फिर। तो समाधान इसका यही है कि अपने मूल्य लिखें, स्पष्ट करें, और उन मूल्यों के साथ आपका लक्ष्य मेल खाता है कि नहीं खाता वो देखें। असंतुलन है तो लक्ष्य को बदलें या मूल्यों को पूरा फ्रेम करें, दोबारा से उनको प्रायोरिटाइज करें। तो एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं, रीफ्रेमिंग की, पार्ट्स इंटीग्रेशन की, या वैल्यू रिकंस्ट्रक्शंस की, उनके साथ चल के भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे, यहाँ से हम स्टॉप शेयरिंग करते हूँ। तो ये जो हमने देखा अभी तक, क्या देखा कि वैल्यू हमारे अंदर का एक बहुत ही टफ बिलीफ है। आप अपने मसल के ऊपर का वेट तो कम कर सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर को, मसल को नहीं बदल सकते। जो वैल्यू है वो आपका स्ट्रक्चर है, पिलर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना
नामुमकिन होता है। अगर कमरे को बदलना है तो उसकी दीवारें चेंज कर सकते हैं, पर जो पिलर बने हुए हैं उनको नहीं चेंज कर सकते। इसी प्रकार जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बिलीफ जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर की चीज है। जो कल हम पढ़ रहे थे वो स्ट्रक्चर के ऊपर की चीज है, और वैल्यू है वो स्ट्रक्चर है। जैसे कोई आदमी कहता है मेरी फैमिली बहुत वैल्यूएबल है, कोई कहता है फ्रीडम वैल्यूएबल है, कोई कहता है हेल्थ बहुत वैल्यूएबल है, कोई कहता है मनी बहुत वैल्यूएबल है, कोई रिलीजन को वैल्यूएबल मानता है, कोई दोस्तों को वैल्यूएबल मानता है, कोई कहता है मेरे लिए तो एथिक्स बहुत वैल्यूएबल है। मतलब कौन सी चीज हाई प्रायोरिटी की है, कौन सी चीज लो प्रायोरिटी की है, ये आपने अब पूरी लिस्ट बना लेनी है और फिर ऑर्डर में इनको जमाना है, ताकि आपके लिए जो सबसे प्रायोरिटी की चीज कौन सी है वो आपको क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले प्रायोरिटी मान लो फैमिली है, दूसरी प्रायोरिटी हेल्थ है, तीसरी फ्रीडम है, चौथी मान लो फ्रेंडशिप है, पांचवी आ जाती है रिलीजन, छठी आ जाती है एथिक्स, सातवीं आ जाती है मनी। तो आप बताइए, अब इस तरह से मान लो इनको प्रायोरिटाइज कर लिया हमने, जो सात हमने लिखी उनको कर लिया, तो मनी को हम सबसे लास्ट में लेके जा रहे हैं। तो आप ये बताओ उसके पास पैसा ज्यादा होगा कि कम होगा? कम ही होगा नेचुरली, क्योंकि मनी तो उसकी प्रायोरिटी में ही सबसे लास्ट में जा रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी की लिस्ट में पैसा है ही नहीं ऊपर टॉप पे। तो प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे एंड में जब पैसा जा रहा है तो फिर पैसा आएगा कहाँ से फिर? तो इसी में कुछ चीजें हम और जोड़ दें कि एक मान लो मनोरंजन और जोड़ दिया इसमें, एंटरटेनमेंट, और एक और जोड़ दें ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, भी मेरा बिहेवियर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें जोड़ दिया। एक जोड़ दिया हमने क्लीनलीनेस, साफ सफाई भी जोड़ दिया, यानी 10 की लिस्ट बना ली हमने ये। तो ये आप भी लिख सकते हैं सभी को, जैसे अभी मैंने जो बोला था फैमिली हेल्थ फ्रीडम, ये 10 लिखो, आप भी लिख लो, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एक क्लैरिटी भी आ जाएगी। फैमिली हेल्थ फ्रीडम फ्रेंडशिप रिलीजन एथिक्स मनी, फिर हमने और जोड़ दी एंटरटेनमेंट थोड़ा ऑर्गेनाइज। धीरे बोलो, मैं बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अच्छा फैमिली हेल्थ फ्रीडम, अच्छा अच्छा, कहाँ तक लिखा आपने? फैमिली हेल्थ फ्रीडम, अच्छा फिर लिखो फ्रेंडशिप, दोस्ती, फिर लिखो रिलीजन, धर्म, फिर लिख लो एथिक्स, हमारी मोरल वैल्यूज, मनी, फिर लिखो मनी। यानी 7 नंबर तक तो मनी जो है 7वें नंबर पे आया हमारा क्लीनलीनेस हो गया। है। फिर हम इसमें और जोड़ देते हैं, एंटरटेनमेंट जोड़ दो, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जोड़ दो, और एक साफ सफाई क्लीनलीनेस, ये जोड़ देते हैं। अब इन 10 में से आप देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ऊपर आ रही है? फैमिली, फैमिली आ रही है, अच्छा। और हेल्थ कौन से नंबर पे आ रही है वो इनको करना जरा सीरियल वाइज, कौन कौन से किस तरह से आ रहा है। आप अपने सीरियल सबको बनाओ, अपना अपना करना है। अपना अपना बनाओ, इन 10 में अपना अपना सीरियल बनाओ जरा, फिर मैं पूछती हूँ। बना कुछ? टाइम लग रहा है थोड़ा सा बना लो बना लो। मैम वैसे तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही अपनी अपनी वैल्यू अपनी अपनी जगह रखते हैं, तो किसी को भी ऊपर नीचे करो तो दूसरे से इंजस्टिस हो जा रहा है। नहीं इंजस्ट हाँ नहीं, सही है। आप जिसको मोस्ट प्रायोरिटी मान रहे हो ना, फिर वो तो टॉप पे लाओगे ही।
भाई आप दो में कंपैरिजन करो, ऐसे करो। फैमिली और हेल्थ तो सबका इम्पोर्टेंट है ही है, सबसे पहली बात तो। हाँ देखो पहली मेरा बात, क्या मैं मेरा क्या बताऊं इसका सबसे बेस्ट चीज, सुनो, मैम क्या इंसान पे डिपेंड है। आपने, वो चाहे बच्चा है, बड़ा है, हस्बैंड है, वाइफ है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज रहेंगी। हस्बैंड को क्या होगा, करियर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आपकी पहली दो कौन सी हैं? कोई मुझे कोई एक बताए आप में से। करियर हेल्थ, करियर हेल्थ। करियर और हेल्थ। अब ये दो में है, इन दो में से, करियर और हेल्थ में से आपको एक चुननी पड़े तो कौन सी चुनोगे? हेल्थ। ठीक हेल्थ। रहूंगी तभी तो काम करूंगी। हेल्थ चलेगी पहले नंबर पे, करियर हाँ दूसरे पे आ गई। ठीक हाँ। है, अब दूसरे पे आपकी करियर आ गई, दूसरे और तीसरे पे कौन सी लिखी हुई थी? फैमिली। फैमिली। अब करियर और फैमिली, इन दो में से चुनना जरा कौन सी आएगी पहले नंबर पे। मैम बच्चा बीमार है तो ऑब्वियसली फैमिली देखूंगी। फैमिली मैम पहले। सिचुएशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन पे तो है, पर बिल्कुल। ये सिचुएशन, वैल्यूज तो जो आपकी कोर वैल्यूज है ना, वो तो फिर आपके अंदर वो नहीं बदलती कभी वो भी। हाँ, वो चेंज हाँ, नहीं होगी। यहाँ पे ये प्रायोरिटीज देखना, चेंज होती रहेंगी। हाँ, यहाँ पे आपने कहा कि मुझे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है, बल्कि मैं भी यही समझती थी कि परिवार को जरूरत है ना तो मैं फटाफट छुट्टी ले लेती थी, 1 मिनट नहीं लगाती थी लेने में। मैंने कहा परिवार पहले नंबर पे, वो दूसरे नंबर पे है मेरे लिए। परिवार को प्रॉब्लम है तो मैं पहले परिवार देखूंगी, यानी मैं वैल्यू करती थी तभी ना। एक बार मैं ठीक 40 दिन बिल्कुल। लगातार छुट्टी ले ली मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम घर में थी तो मैं उसको उसमें लगी रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, विदाउट पे हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ इसको मैंने मैडम आज देखना ढाई जरूरी। साल मैंने 2.5 साल विदाउट पे जो छुट्टी ली है फैमिली के बिल्कुल ले लिए। जा सकते हैं, कोई दिक्कत मेरा नहीं। बेटा छोटा था तो मैं मेरे उसी के लिए हस्बैंड हम बैंक। कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं, उसी के लिए कमा रहे हैं, तो उसको तो हाँ, देखना ही पड़ेगा पहले नंबर पे। 2.5 साल तो विदाउट अच्छा, पे। दोनों को करते जाओगे ना, फिर कंपैरिजन होते होते फिर आपकी एक लिस्ट बन जाएगी ये, कि आपको यदि इन दो में से चुनना पड़े तो आप इसको चुन रहे हो। फिर उसके बाद फिर देखो कि आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, हेल्थ आपकी कौन से नंबर पे जा रही है? मेरी तो दूसरे नंबर पे। हाँ दूसरे फैमिली नंबर पे है, हेल्थ दूसरे फैमिली। नंबर पे है, फैमिली पहले नंबर पे है। यानी हेल्थ को छोड़ दोगे फैमिली के लिए आप? छोड़ी है मैंने तो, छोड़ी छोड़ी है मैडम। रखिए, छोड़ी रखिए, तभी आपने बढ़ा रखी है ना ऐसी। जो हेल्थ को वही है। प्रायोरिटी देगा वो फैमिली का काम बाद में करेगा, पहले अपने हेल्थ के काम करेगा, तो उसका हेल्थ का बेनिफिट भी मिलेगा उसको, है ना। ये तो प्रायोरिटीज है। तो मैम चेंज होती रहेंगी। हाँ, गोल चेंज के होती अकॉर्डिंग रहेंगी। हमारी प्रायोरिटी प्रायोरिटीज बदलेंगी। चेंज होती अब रहेंगी। इस समय मान लीजिए देखो, अब हेल्थ मान लो हमारी खराब होने लग रही है, तो हेल्थ हमारी प्रायोरिटी गोल है ना इस समय ठीक करना। होना इस समय। पड़ेगा। बाकी सारे कार्य छोड़ के हम हेल्थ को टॉप पे लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म, यानी करंट सिचुएशन पे जो हमारा गोल है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती है। हाँ। हम्म, और कोर वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब जैसे बेसिक कोर वैल्यू, पर्सनल वैल्यू जो हमारी है, गोल के अकॉर्डिंग तो चेंज होती हैं, लेकिन जो कोर वैल्यू है, जैसे ईमानदारी है ना, सच बोलना है, ये हमारी कोर वैल्यू है। या हमारा किसी काम के प्रति जो समर्पण है, वो हमारी कोर वैल्यू है। अभी कोई काम है तो पूरा ध्यान से ही करना है जैसे। मैम हम्म, सॉरी, मेरी सासू माँ की एकदम तबीयत खराब हो रही है, मैं क्लास छोड़ रही हूँ बीच में, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ तो पहले प्रायोरिटी हाँ। आपको प्रायोरिटी तो करना ही पड़ेगा। आज के लिए थैंक यू मैम, मैं क्लास छोड़ रही हूँ, हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई। सिचुएशन मैम, ये भी सिचुएशन आ गई ना, अब इस हमारे अब ये फैमिली देखा सिचुएशन आ गया गई, है, ये अब प्रायोरिटी हो सिचुएशन गई आपके पास इस क्लास से ज्यादा वो फैमिली, करना है। फैमिली हो गई है। तो अब आपका ये सिचुएशनल जो बात है वो तो ठीक है, पर जब आप देखोगे ना ये 10 को जो प्रायोरिटी बनाते बनाते, तब ये देखोगे अगर ये चीज मेरे पास कम इसलिए है कि इसकी वैल्यू मैं कर ही कम रही हूँ, तब वो बात भी समझ में आती है। ठीक बात। अब जिस चीज को हम ज्यादा वैल्यू करेंगे वो ही ज्यादा रहेगी, न ही कम ज्यादा करेंगे। ठीक रहेगी। तो जो हेल्थ को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बाकी चीजों को पूरा करने में लगे रहते हैं, मोस्टली का ये हाल है, इसीलिए हेल्थ डाउन जाती रहती है। तो बाकी चीजें पहले मानते हैं, भाई जॉब पे जाना वो भी पहले जाना है, फैमिली को देखना वो भी पहले देखना है, साफ सफाई भी देखनी है, तो और चीजें बहुत सारे हमारे हैं जो कि हमारा ध्यान को पहले खींचती हैं, तो उसको हमने लिया नहीं। इसी के कारण जो है क्या हो रहा है, 90% लोग बीमार होते जा रहे हैं,
किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, होता ही जा रहा है। किसी को आर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया जी, डायबिटीज हो गया जी, है साइनस हो गया जी, ब्रेन की रिलेटेड होगी, साइटिका हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, या मोटापा तो होता ही जा रहा है ज्यादातर, चिंता, बीपी, कोलेस्ट्रोल, ये सारे क्यों हो रहे हैं? इसीलिए कि उसका वैल्यू नहीं कर रहे इतनी ज्यादा, Right ही नहीं दे रहे हैं। हेल्थ को वैल्यू नहीं कर रहे। हेल्थ कोई भी, रेयर ही कोई बंदा होगा जिसने हेल्थ को टॉप पे रखा हुआ होगा, अक्षय कुमार जैसा, हाँ बाबा रामदेव जैसा, जो दिन सही। के 4 घंटे सुबह सुबह के उस पे लगाते ही लगाते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के इनके 8 बजे तक का एक ही प्रोग्राम होता है। सुबह 3 बजे उठ करके दौड़ लगा करके वहां तक पहुंचना, और लोगों को भी योग कराना, योग की ही बातें करना, हेल्थ की ही बातें करना। अब आप देखो इसमें बाबा इसमें मैम रामदेव, थोड़ा सा जेंडर भी आ जाता है, मतलब ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं ना वो फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं, तो वो हेल्थ को पीछे कर देती हाँ हेल्थ को पीछे कर देती है, फिर वो हैं बीमार पड़ जाती है नॉर्मली ना। ऐसा होता है। और हाँ मेल जो होते हैं वो फैमिली की तरफ से थोड़े से लापरवाह होते हैं, तो हेल्थ ज्यादा देखभाल कर पाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है, बहुत सी महिलाएं भी इस विषय में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। वो अब होना कई शुरू कई हो गया, पहले तो कई ऐसे अ, एग्जाम्पल आते हैं कि जो एक आती थी जैसे 95 ईयर्स की थी, वो अभी भी योगा क्लास लेती है, बड़े अच्छे ढंग से लेती है। हाँ ऐसे एक ऐसे बुजुर्ग है। एग्जाम्पल तो हैं, बहुत सारे अभी भी हैं। हम्म, उन्होंने एक दिन में थोड़ी ये यहाँ तक पहुंची होगी, वो शुरू से करती रही है तभी पहुंची है वो। जी। पर जनरली देखा जाए तो हाँ इंडिया जनरली ऐसा है, जनरली है, जनरली हेल्थ को नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और वो बाकी चीजों को ज्यादा करती होती हैं। तो बहुत सारे, अब हमारे जितने एरियाज में प्रॉब्लम है ना, अब इतनी से एक सिंपल बात को समझे, जितने भी हमारे लाइफ के एरियाज में प्रॉब्लम है, वो एरिया मेरे वैल्यू सिस्टम में लोवेस्ट पार्ट पे आ रहा है। फिर जिंदगी का जो एरिया अच्छा है वो टॉप में आ रहा है। अब कितने लोगों की हेल्थ खराब है, कितनों की वेल्थ खराब है, धन नहीं आ पा रहा, तो धन को वैल्यू कितना दे रहे हैं फिर वो, आप देखेंगे उनको उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो। रिलेशनशिप खराब है तो रिलेशनशिप को वो इतना नहीं ध्यान दे रहे, बाकी चीजों में भागदौड़ में लगे हुए हैं, उधर उसको संभाल ही नहीं रहे रिलेशनशिप को, तो वहां वो बिगड़ रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप को टाइम चाहिए, लव एंड कनेक्शन चाहिए, वहां उसको वो मिलता नहीं है। तो कितने लोगों का टाइम वेस्ट होता है, हेल्थ खराब है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। तो अब जिसको तीनों है वो लिखे जरा एक बार, जिसको तीनों प्रॉब्लम है, हेल्थ भी है, पैसे की प्रॉब्लम भी है, मनी की भी है, वो तीनों लिखे जरा, और फिर लिख के देखें क्या कर रखा है वैल्यू सिस्टम का। ये तीनों चीजें वैल्यूज में कहाँ जा रही हैं? हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। इनको वैल्यू हमने बाकी चीजों से कम दे रखी है, इसलिए कबाड़ा हुआ जाता है सारी चीजों का। अगर वैल्यू सिस्टम में फैमिली है ना, तो वहां प्रॉब्लम कम मिलेगी। बैलेंस करना जरूरी है मैम। हाँ, बैलेंस इज मस्ट। ये बहुत जरूरी है बैलेंस करना। बैलेंस, हर चीज को बैलेंस करेंगे तभी थोड़ा स्टेबल होंगे, नहीं तो अप डाउन चलते रहेंगे। हाँ, अब जैसे देखो किसी किसी के वैल्यू में क्या है, आपने महिलाओं में भी देखा होगा, साफ सफाई को ज्यादा महत्व देती हैं। कई कईयों को इतना फितूर है, मैं तो कीड़ा है कीड़ा। वो है ऑब्सेस्ड, क्या हाँ। कहते हैं, वो सिंड्रोम आ जाता है। वो तुरंत, अगर मान लो सफाई हुई है ना, तो दूसरों को डांट भी देती हैं कि भाई जो है ना, अभी अभी सफाई की थी, अभी तुमने ये कर दिया तो हाँ है ना, वो ज्यादा ही गुस्सा भी कर देती है, तो वहां पे क्या हो तो बोलते हैं वो ऑब्सेस्ड सिंड्रोम होता गया। है, कुछ हाँ उसको ऑब्सेस बोलते हैं। सिंड्रोम होता है उसमें, उन हाँ लोगों में। हाँ वो तो मतलब ये ग्लास ऐसे क्यों रखा है, ऐसे क्यों नहीं रखा, हाँ ये ऐसे हाँ क्यों हाँ, रखा, ऐसे तो छोटी उनके छोटी लिए बात। उसको वैल्यू ज्यादा दे रही है वो, हाँ रिलेशंस ही वहां खराब वैल्यू हो रहे हट कर देंगी, लेकिन उस चीज को ज्यादा महत्व देंगी। हैं। अब बिल्कुल। है हमारे नोन में, उनके घर जाओ तो वो ये देखती रहती है कहाँ कहाँ पैर टिकाए, तो अभी यहाँ पे मेरे को दोबारा सफाई करनी पोछा पड़ेगी। लगाना पड़ेगा। ओवर के चक्कर में हेल्थ भी प्रॉब्लम हो जाएगी मैम, ज्यादा है, पेस्टिसाइड और ये सब यूज बहुत करने से और ज्यादा, डस्टिंग करने बहुत से। ज्यादा नुकसान किया हुआ है हेल्थ का उन लोगों ने, हाँ हाँ। बहुत नोज ज्यादा। प्रॉब्लम। मतलब उनकी डस्ट। सिर में दर्द कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारी हमेशा वही देखती रहती है, कहाँ मेरी सफाई डिस्टर्ब हो गई, कहाँ किसी ने इस चीज को खराब कर दिया। तो थर्ड बताओ चक्र खराब है। थर्ड वो है ना। आई चक्र, हाँ। हाँ, तो ये देखो, वो इन्हीं चीजों में ज्यादा लगी रहती है।
तो भाई ये सारी चीजें वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में घटित हो रही हैं। इन चीजों को समझना है। वैल्यू हायरार्की जो है वो ठीक ढंग से बनानी है हमारे गोल के अकॉर्डिंग, हमारे लाइफ की क्वालिटी के लिए। तो ये है कोर वैल्यूज को हम एक लिस्ट बना के और फिर जो है 10-15 कोर वैल्यूज अपनी एक लिस्ट में रख लें और उनको फिर जो वही बात जब नीतू ने अभी कहा कि सिचुएशनल सिचुएशनल है गोल, इस समय क्या जरूरत है उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी को तय करें। मैम एक दिन ना इसका प्रैक्टिकली कर लेंगे ना, एक दूसरे की लाइफ का थोड़ा सा हम लोगों को ना, मतलब अपनी सिचुएशन हैंडल करना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए दूसरे की सिचुएशन समझ के, एक दिन मैम क्या थोड़ी देर का रखना, पर हाँ ये भी जरूर रखना, हाँ, ये प्रैक्टिकल ये प्रेजेंटेशन। मैम मैंने तो कॉन्वो आपको पहले भी रहेगी, कही थी ये बात। कॉन्वो रहेगी ना मैम सबके बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख हाँ, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ना, ये 10 वैल्यूज को लेकर के ही करनी है, इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करके करनी इसी है। मैम इसी 10 पे ही कह रहे हैं हम लोग भी, हाँ, इसी 10 और पे ही। कंपैरेटिव पे अभी टाइम है तो अभी कर लो ना ये तो। नहीं मैम, अमिता भी नहीं है और आरती भी नहीं है, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा मैम एक दिन के लिए, वो आधे घंटे का ना, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे। थोड़ा सा मैम आर्ग्यू रहेगा ना, उससे हम लोगों को और सीखने को, और इन डीप चले जाएंगे हम लोग। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और एक मैं स्विस टेक्निक कराऊंगी, स्विस टेक्निक में भी हम इस पे आधारित वो एक कहा विजुअलाइज था आपने, हाँ। प्रैक्टिस है, वो आप सीख भी जाओगे स्विस टेक्निक करा करके भी। तो अभी चाहे तो वो छोटा सेशन रख लेंगे, लेकिन मैम वो जरूर करवाना, सबके ना पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो जाएंगे। अभी समझ आया कि वैल्यू को किस तरह से हम समझें, कैसे हमारे गोल के साथ सिंक्रोनाइज करें, कैसे हमारे लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं। उसको प्रायोरिटी तो बनी हुई है, कोर वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं। आप अब पिछली जो जिंदगी बीत गई उसके आधार पे आप आज भी कोई भी बता सकता है आपकी वैल्यू ये है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। वैल्यू मेरे फ्रेंड्स बता सकते हैं, मेरे घर के मेंबर बता सकते हैं कि भाई ये ऐसी है। क्यों? वो हमारी हाँ। कोर वैल्यू है, वो छूटेगी नहीं, कभी नहीं छूटेगी। तो उसके वो आधार हमारी पे हम जिए हैं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी आदतों में शामिल है। हाँ, वो हमारे आदतों में शामिल है, वो हमारे रग रग में डीएनए लेवल तक शामिल है वो बिल्कुल। तो वो कोर वैल्यू है। बाकी वैल्यूज होती हैं जो हमारी गोल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उस वक्त के लिए। मैम इसकी पीपीटी अगर आज ही दे दोगे तो अच्छा हो जाएगा, इसको थोड़ा ना इन डीप, आजकल 2 दिन की छुट्टी होगी हाँ, तो थोड़ा अच्छा से। पीपीटी में दे दूंगी अब तक की जो भी कौन कौन कल सी तो चलती कल हैं। तो नहीं है क्लास ना, नहीं मंडे कल को। नहीं है। कल नहीं है क्लास, और कल नहीं है, और मेरे ख्याल से परसों भी नहीं हो पाएगी। अच्छा। कंफर्म कर देना हाँ है कि। हाँ, परसों भी नहीं हो पाएगी, कल और परसों दोनों दिन, क्योंकि परसों मेरी देवरानी की रिटायरमेंट है तो उसमें मुझे जाना है। पार्टी। अच्छा अच्छा। आगे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन वहाँ जाना हमारी तरफ से भी दे वेलकम। देना। तो उसने बुलाया है, वो तो कहती है कल ही आ जाओ, मैं सोच रहा वहीं कल ही जाऊँ फिर मैं। मैम पीपीटी मिलेगी ना, इनको पढ़ लेंगे जो अभी तक पढ़ा है ठीक। ना, एक हफ्ते हाँ, का, आज और कल 2 दिन है मेरे पास में भी टाइम। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, पीपीटी भी भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं आज के हो गए मैम टॉपिक से, अभी कुछ रह है। रहा है? हाँ, हो गया, बस ये मेरे को एक्सरसाइज ही करानी थी आपसे अभी, क्योंकि इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते करते फिर हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। उसमें तब पता चलेगा कि मैं किसको ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। कि जब दो में कंपैरिजन हुआ तब पता चला कि अरे ये नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को शुरू में कर लेंगे, और 10 मिनट पहले करवा लेना चाहे ठीक है, ट्यूसडे को, 4 बजे है शुरू ना? करते हैं क्लास फिर। क्योंकि मैम आरती भी हो जाएगी, अमिता भी हो जाएगी, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना अपना। ट्यूसडे को फिर रहेगा। ट्यूसडे ट्यूसडे को को। हम आइडेंटिटी पे भी बात करेंगे और कुछ थोड़ा टाइम इस पे लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है जी। ओके जी, आज का फिर थैंक यू सो मच। यहीं पे विराम दें फिर। ठीक है, ट्यूसडे को धन्यवाद, बहुत बाय। बहुत शुक्रिया। अ, थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते।